हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ आगे की बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहली जो 3 वीडियोज़ हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं उन पर एक नज़र डाल ली होगी। तो चलिए आज की अपनी चौथे नंबर की वीडियो शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक, इसके अलावा वित्तीय और कूटनीतिक शक्तियाँ। आज हम लोग आगे की बात करेंगे इन तीनों प्रकार की शक्तियों के विषय में जो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी शक्तियों के बारे में, जिनका नाम है न्यायिक शक्तियाँ। थोड़ा सा नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ, जिससे सभी हेडिंग्स क्लियर होती रहेंगी, आप लोगों के लिए सामान्य रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यायिक शक्तियों में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हमें किस विषय की बात करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ तक कि नियुक्ति के साथ साथ हम लोग उनकी शपथ के विषय में भी बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं। शपथ किसे दिलाते हैं? जो भारत के सीजेआई हैं, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जबकि ये मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। वैसे सीजेआई को शपथ ये कंपलसरी भी नहीं है कि राष्ट्रपति जी को दिलानी ही दिलानी है। यदि राष्ट्रपति चाहें तो अपने द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को शपथ दिलवा सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो विभिन्न राज्यों में जो हाई कोर्ट हैं, उनके जो जज हैं उनकी नियुक्ति का जो कार्य है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति जी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज इनका ट्रांसफ़र भी करते हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का कार्य भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, परंतु ये कार्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति जी ये कार्य करेंगे तो सही लेकिन राष्ट्रपति जी की ये जो शक्ति है ये कब काम करेगी? जब मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। अब से पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, यहाँ तक कि शपथ का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? शपथ का कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा। हाई कोर्ट के विषय में कुछ बात हुई, हाई कोर्ट के बारे में हम कुछ और बता देते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट के
जो जज हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल भी राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त ही एक व्यक्ति हैं। तो यहाँ शपथ दिलाने का काम राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे की तरफ और हम बात करते हैं अब अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, 72 की। यहाँ कोर्ट की जो समस्याएं हैं या कोर्ट का जो एक रिदम है वो क्या कहलाता है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेशन कोर्ट। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, समझ सकते हैं। सेशन कोर्ट के बाद हमारा आता है एक हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की अपील सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट से किसी वजह से वो संतुष्ट नहीं होता है या अपील नहीं सुनी जाती है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट से वो सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी जो समस्या है उसको बता सकता है, अपील कर सकता है। तो इस स्थिति में अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी परेशानी है किसी को, तो वो राष्ट्रपति को अपनी याचिका डाल सकता है। अर्थात यदि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश से अगर किसी को कोई परेशानी है तो वह व्यक्ति देश के राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना, देश के राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना डाल सकता है। इसे हम क्षमा याचना भी कहते हैं, इसे हम लोग दया याचिका भी कहते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र किया गया है लगभग अनुच्छेद 72 में। यहाँ अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचिका डालता है तो इस क्षमा याचिका के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस स्थिति में राष्ट्रपति क्षमा याचिका पर अपना जो स्वह विवेक है उसका उपयोग नहीं करेंगे। स्वय विवेक से वो किसी की सज़ा को कम नहीं कर सकते। अर्थात इसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद सलाह देगी। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही क्षमा याचिका या दया याचिका पर वो निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को क्षमा याचना या दया याचिका डालता है तो इसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति जी को ये काम 1 साल, 6 महीने या 2 महीने या 1 महीने में ही करना है। इसके लिए मैं एक रूटीन डाल सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट में अपील डालता है, उसके बाद वो व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील डालता है, हाई कोर्ट के बाद वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशानी है तो वो अपनी याचिका राष्ट्रपति जी को डाल सकता है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति जी उसकी दया याचिका को ठुकरा देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई हम आपकी दया याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में देश का जो न्यायाधिकरण है वो उस व्यक्ति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की सुविधा देता है या अधिकार देता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहता है तो इसके बाद फिर वो व्यक्ति अपनी याचिका कहीं नहीं डाल सकता। तो इस अनुच्छेद 52 में हम लोग ये भी बात करते हैं कि जब क्षमा याचिका डाली जाती है तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ भी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को स्थगित कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, या हम क्या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चाहें तो किसी की सज़ा की प्रकृति को बदल सकते हैं। तो ये हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हाई कोर्ट तक की बात है, किसी स्टेट की बात है, तो किसी राज्य के स्टेट के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो भी सज़ा को कम कर सकते हैं, वो सज़ा को कम कर सकते हैं।
सज़ा को कम कर सकते हैं, इस विषय में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 72 में सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दया याचिका या क्षमा याचिका डाली जाती है उसके विषय में कुछ जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, और है अगला अनुच्छेद 143, 143 नंबर का अनुच्छेद है। इसमें क्या बताया गया है कि देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक 5 लोगों की टीम गठित की जाएगी। एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को किसी विशेष कार्यों के लिए कुछ सलाह देने का कार्य करेंगे। तो ये जितनी भी मैंने ये अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 143, 143 नंबर के बारे में कुछ जिक्र की है, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। और इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली जो शक्ति है उसका जिक्र करते हैं। अगली शक्ति है राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियों में मैं सबसे पहले आपको एक हेडिंग से थोड़ा सा परिचित कराना चाहूँगा, धन विधेयक। धन विधेयक, ये धन विधेयक क्या है? यह विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, इस प्रकार का जो विधेयक है जब राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देते हैं उसके बाद ही संसद में, लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। और यहाँ एक बात और है, अनुच्छेद 111 में एक जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक की स्वीकृति को मना नहीं कर सकते, उसको स्वीकृति देनी होगी। यहाँ राष्ट्रपति जी के संबंध में हम लोग एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे। हम लोग निधि के बारे में बात करना चाहेंगे यहाँ, जैसे हम लोग फंड बोलते हैं, पैसा। ये लगभग निधि कितने तरह की होती है? 3 तरह के निधियाँ हैं, 3 तरह के फंड हैं, जिसमें पहली जो निधि है वो है संचित निधि। पहली जो निधि है वो है हमारी संचित निधि। इस संचित निधि को हम लोग इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो है लोक निधि, पब्लिक फंड। और तीसरे नंबर की है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जिसे हम लोग कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। इसमें जो कंटिंजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि है, उस पर राष्ट्रपति जी का पूर्णतः अधिकार होता है। मतलब इस निधि का उपयोग राष्ट्रपति जी आकस्मिक समस्याओं से निपटारे के लिए कर सकते हैं। और ये जो हमारी संचित निधि होती है, इस पर किसका अधिकार होता है? संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड पर राष्ट्रपति जी का अधिकार है पूर्णतः, जबकि भारत की जो संचित निधि है उस पर संसद का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम लोग वित्तीय शक्ति की बात कर रहे हैं तो भारत में
प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाता है और वो 280 के तहत किया जाता है। 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस वित्त आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और प्लस 4 उसके सदस्य होंगे, अन्य सदस्यों के रूप में इसमें कार्य करेंगे और इसका गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी बताई है जो राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियों को एक्सप्लेन करती है। बढ़ते हैं अब अपने अगले हेडिंग की तरफ, और अगली हेडिंग क्या कहती है कि भारत के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। यहाँ कूटनीतिक शक्तियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूटनीतिक शक्तियों को हम लोग डिप्लोमेटिक पावर के नाम से जानते हैं। डिप्लोमेटिक पावर के नाम से जानते हैं। डिप्लोमेटिक पावर में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 53 की बात करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, राष्ट्रपति जी भारत की तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 53 इसके विषय में बताता है। अनुच्छेद 53 में और क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी कूटनीतिक शक्तियों का उपयोग करते हुए राजदूत, जिन्हें हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं, उच्च आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। उच्च आयुक्त को हम लोग हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा देशों में स्थित एम्बेसी, हमारे देश की जो एम्बेसी है उनमें राजदूत और उच्च आयुक्त की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति जी की है। ये कार्य राष्ट्रपति अपनी डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत करते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो अनुच्छेद 53 ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। यहाँ कुछ बातें ये समझाने वाली भी हैं कि ये राजदूत और उच्च आयुक्त कौन होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उच्च आयुक्त की नियुक्ति किन किन देशों में की जाती है जहाँ हमारे देश की एम्बेसी बनी हुई है। तो उच्च आयुक्त की नियुक्ति उन देश में की जाएगी जो देश इंग्लैंड के गुलाम थे, जो देश इंग्लैंड के गुलाम थे, या इन देशों को हम लोग, जो इंग्लैंड के गुलाम थे, इन देशों को हम लोग सम्मिलित रूप से राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, अर्थात कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। तो जो देश इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 53 या 54 है और इन 53-54 देशों में राष्ट्रपति जी के द्वारा हाई कमिश्नर मतलब उच्च आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इन 53-54 देशों के अलावा जो देश बचते हैं उन देशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है। मतलब जो बाकी देश होंगे और उनमें जो व्यक्ति राष्ट्रपति भेजेंगे एम्बेसी के लिए उन्हें राजदूत बोलेंगे, और जो देश इंग्लैंड के गुलाम थे अर्थात राष्ट्रमंडल देशों में राष्ट्रपति जी के द्वारा उच्च आयुक्त को भेजा जाएगा। अच्छा, यहाँ डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत एक बात और भी है कि अगर किसी दूसरे देश का राजदूत अपने एम्बेसी में आता है, भारत में जो एम्बेसी स्थित है वहाँ का राजदूत अगर भारत में आता है तो वो अपना आई कार्ड
राष्ट्रपति जी के पास आकर जमा कराता है। ये बात भी यहाँ समझने योग्य है। तो ये अपनी डिप्लोमेटिक पावर है जिसका उपयोग करके राष्ट्रपति जी ये 2-3 काम करते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी की अपनी विशेष जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों में एक शक्ति और ऐड होती है जिसे कहते हैं हम लोग आपातकालीन शक्तियाँ। उसे क्या कहते हैं? आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। और आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन स्थितियों में की जाती है, एक बार उसे समझ लीजिए। किन किन स्थितियों में की जाएगी। आपातकाल की जो घोषणा है वो एक तो बाह्य आक्रमण, किसी अन्य देश के द्वारा भारत पर अगर आक्रमण कर दिया गया है, या स्वयं भारत जो हमारा देश है वो किसी युद्ध में शामिल हो गया हो, स्वयं भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया हो। तीसरी क्या स्थिति है? देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया है और ये विद्रोह देश के अंदर होगा, अर्थात जनता के द्वारा अगर भारत में कोई विद्रोह हो गया है, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा सकते हैं। अब तक आपातकाल के बारे में अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, आपातकाल देश में कब और कैसे लगा था, तो कुछ स्थितियां मैं बता सकता हूं कि अब तक देश में अब तक लगभग 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ये आपातकाल के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जिसमें से पहला 1962 में चीन के आक्रमण के समय। और जब चीन का आक्रमण हुआ था तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में 1962 में चीन आक्रमण के समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरे की हम लोग बात करते हैं कि दूसरा आपात कब लगा था, तो दूसरा आपातकाल 1971 में जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, पाकिस्तान आक्रमण के समय। और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी साहब थे। इसके बाद तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक असंतोष देश के ही अंदर देश की जनता के द्वारा आंतरिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होना। और ये उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के कार्यकाल के समय लगा था। ये 1975 का जो आपातकाल है, इसे लोग ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं या ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। 1975 की इमरजेंसी को ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करते हैं अब अपने जिस अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग अगर हम 352 की बात करें और इस स्थिति में यदि आपातकाल लगा दिया गया है
राष्ट्रपति जी के द्वारा यदि आपातकाल लगा दिया गया है तो संसद से 1 महीने के अंदर यहाँ पर अनुमति लेने का प्रावधान है। 1 महीने के अंदर अनुमति लेने का प्रावधान है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपातकाल क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि आपातकाल अब समाप्त हो गया। इस स्थिति में यदि 1 महीने के अंदर अनुमति मिल जाती है तो अनुमति मिलने के बाद ये आपातकाल लगभग 6 महीने तक लगातार लगा रहता है। अब 6 महीने के बाद भी अगर इस आपातकाल को बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 महीने में हमें संसद से अनुमति लेनी होगी और इसे हम लोग अनंत काल तक, जब तक हम लोग चाहते हैं हम इसे अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग हो जाती है, जब अनुमति लेने की बात आती है तो यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल की अनुमति हम पहले राज्यसभा से ले लेंगे। हम लोग सबसे पहले उसकी अनुमति राज्यसभा से कंप्लीट कराएंगे और जैसे ही नई लोकसभा गठित होगी तो 30 दिन के भीतर नई लोकसभा जब गठित होगी तो उसे 30 दिन के भीतर हमें वहाँ से अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपातकाल समाप्त माना जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि यदि देश में आपातकाल लगा दिया जाता है, आपातकाल लग जाता है, यदि देश में आपातकाल लग जाता है तो क्या होगा? तो पहला पॉइंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा, मौलिक अधिकार स्वयं सस्पेंड नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार स्वयं सस्पेंड नहीं होते हैं, इसके लिए आदेश जारी होता है। और ये बात जो स्वयं सस्पेंड नहीं होते, ये बात अनुच्छेद 359 में लिखी हुई है। और जब मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं तो उसमें से अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद जो 19 है, हम लोग जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 19 जो है वो समाप्त या सस्पेंड माना जाता है आपातकाल की स्थिति में। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड नहीं होगा, उसके लिए आदेश जारी किया जाएगा। हम यहाँ और बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया कैसे जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है एक तो नॉर्मल संसद से और राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषणा करके कि इस दिन से राष्ट्रीय आपातकाल को ख़त्म किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा के 1/10 भाग के द्वारा, कुल संख्या का 1/10 भाग के द्वारा आपातकाल घोषणा करके समाप्त कर सकते हैं। ये 2 स्थिति हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? एक आता है हमारा अनुच्छेद 356। इसमें महत्वपूर्ण जो हेडिंग आती है वो आती है राष्ट्रपति शासन की। तो अनुच्छेद 356 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यदि संवैधानिक तंत्र शासन की विफलता हो, यदि संवैधानिक तंत्र शासन सरकार की विफलता हो, या किसी राज्य में
संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलाया जा रहा है। कोई राज्य शासन चला तो रहा है लेकिन संवैधानिक तरीके से नहीं चला रहा है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र से शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी कैसे लगाई जाती है? राष्ट्रपति जी को कैसे पता लगेगा कि संबंधित राज्य में जो शासन चल रहा है वो संवैधानिक तंत्र से चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो इसके लिए हम आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि देश की होम मिनिस्ट्री में कई विभाग हैं। देश की होम मिनिस्ट्री में कई विभाग हैं, जिसमें से एक विभाग है राज्य विभाग। कौन सा विभाग है? राज्य विभाग, जिसे हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है, जो गवर्नर साहब हैं, वो हर 15 दिन में, प्रत्येक 15 दिन में राज्य की सारी जानकारी इस राज्य विभाग को देते हैं। जिस राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ के गवर्नर प्रत्येक 15 दिन में अपने राज्य की जानकारी होम मिनिस्ट्री के जो ये राज्य विभाग हैं इसको देते हैं। तो हम बात करते हैं कि यदि राज्य में शासन सही नहीं चल रहा है तो वहाँ की सरकार को हटा दिया जाता है। ये गवर्नर बताएगा राज्य विभाग को कि भैया संबंधित राज्य में जो शासन चलाया जा रहा है वो संवैधानिक तंत्र से नहीं चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति जी वहाँ उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर की ही हमें रिपोर्ट पर भरोसा करना है। राष्ट्रपति गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उस समय उस राज्य की जो विधानसभा है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। कब तक कर दिया जाएगा? जब तक राष्ट्रपति शासन लगेगा, या उस विधानसभा को भंग भी कर दिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। अर्थात राष्ट्रपति शासन लग जाने से राज्य सरकार हट जाती है और उस राज्य की अगर हम बात करें तो उस राज्य के जितने भी नियम कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास चला जाएगा? वो सारा का सारा संसद के पास चला जाएगा। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है उस राज्य से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, यदि किसी राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ के जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हमने आपातकाल में बताया था कि सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने से फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति शासन के विषय में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो 2 महीने के अंदर अनुमति लेनी होगी, और ये अनुमति का प्रस्ताव संसद से जो है वो सामान्य प्रस्ताव से पारित किया जाएगा। सामान्य प्रस्ताव से पारित किया जाएगा। जैसे ही अनुमति मिल जाती है, अनुमति मिलने के लगभग 6 महीने तक ये राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। और अगर हम अधिकतम की बात करें कि भाई अधिकतम कब तक रह सकता है, तो अधिकतम 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। और यदि 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो यह अधिकतम दूसरे चरण में, अगर 1 साल से ज़्यादा लगाना है तो पहले तो 6 महीने तक, 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक लगा सकते हैं, और अधिकतम जो है 3 वर्ष तक, 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और ये 3 वर्ष का जो है जो
राष्ट्रपति शासन है ये 3 वर्ष तक चुनाव आयोग की सिफारिश पर या आपातकाल में बढ़ सकता है। देश में यदि आपातकाल है तो उसे 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, या चुनाव आयोग इस बात की सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाना है वो लगभग कितने वर्षों तक लगा दिया जाए, वो लगभग 3 वर्षों तक लगा दिया जाए। और थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के विषय में हल्की सी बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1953 ईस्वी में पेप्सू में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पेप्सू में लगाया गया था। वर्तमान में इसे हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हम इसे पंजाब के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1953 के बाद अगर हम कहें सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा, तो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितनी बार लगा है अब तक राष्ट्रपति शासन? 10 बार लगाया गया है। इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि अधिक समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो इसके बारे में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा समय तक लगभग पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा, और इसको अनुमति लेकर 2000 दिनों तक बढ़ाया गया था। 2000 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा था। और भी क्वेश्चन हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो ऐसे लगभग राज्य हैं। हम लोग बात कर सकते हैं तेलंगाना की, एक ऐसा स्टेट तेलंगाना, और उसके बाद छत्तीसगढ़। हम लोग पंजाब, यूपी में तो सबसे ज़्यादा बार लगा है। उसके बाद कुछ स्टेट हैं, जैसे हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर हम लोग बात करें मणिपुर में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और इसके बाद हम लोग बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में लगा है 4 बार। बात करते हैं और अपने अगले शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति जी की और अगली शक्ति। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, हम लोग वित्तीय आपातकाल को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र किया गया है। और यदि देश में कभी ऐसा महसूस होता है कि देश में साख संकट है, तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यदि देश में साख संकट आ जाती है तो देश में राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और यदि वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है तो लगने के लगभग 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर उस आपातकाल को संसद से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये कब तक लगाया जा सकता है? इसके लिए अधिकतम सीमा कितनी है? तो अधिकतम सीमा के लिए हम लोग बात करते हैं। अधिकतम सीमा के लिए जो संविधान है वो पूर्ण रूप से मौन है। इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने समय के लिए लगा है। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो हम लोग बात करते हैं जो देश के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश का जो वेतन है, न्यायाधीश का जो वेतन है वो कम कर सकते हैं। न्यायाधीश का वेतन कम कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य का जो बजट है वो केंद्र की अनुमति से होगा। केंद्र की अनुमति से क्या होगा? राज्य का बजट तैयार किया जाएगा। इसे कोई और परिवर्तन इसमें संभव नहीं है। वैसे यहाँ स्टार बनाकर कह सकते हैं कि देश में आज तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, मतलब अर्थात देश में आज तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति जी की शक्तियों में एक तो वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं हम लोग। वित्तीय आपातकाल से पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, और उससे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वित्तीय आपातकाल से पहले
वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके विषय में कुछ जानकारी हम लोग आपको इस वीडियो के अंतर्गत दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर भी कर दें। यदि किसी पॉइंट या किसी हेडिंग से संबंधित कोई समस्या आप लोगों को महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। धन्यवाद।